छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले या कि आबकारी घोटाले में एसीबी ने छठवां अभियोग पत्र पेश किया है। ये जो छठवां अभियोग पत्र है ये 4 लोगों के खिलाफ पेश हुआ है। ये वो 4 लोग हैं जो अलग अलग समय गिरफ्तार हुए हैं। इनमें विजय भाटिया हैं, मनीष मिश्रा हैं, संजय मिश्रा हैं और अभिषेक सिंह हैं। एसीबी के इस अभियोग पत्र में जो 6वें नंबर का अभियोग पत्र है, महत्वपूर्ण ये है कि पहली बार कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कैबिनेट शब्द के इस्तेमाल के निहितार्थ क्या हैं, इस शब्द के इस्तेमाल से कौन सी आशंकाएं उत्पन्न होती हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं, इसी पर आपसे चर्चा करने, आपको जानकारी देने, आपको सूचना देने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। एसीबी का ये जो 6वां अभियोग पत्र है, दरअसल ये आबकारी घोटाले के एक और तरीके को उजागर कर रहा है। एसीबी का अभियोग पत्र ये बताता है कि घोटाला सिर्फ नकली होलोग्राम के जरिए सरकारी शराब दुकानों से शराब बेचकर नहीं किया गया था। एक बड़ा घोटाला और हुआ। इसी आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया। ये परिवर्तन था कि FL10AB के लाइसेंस जनरेट कर दिए गए। एसीबी ने बहुत विस्तार तो नहीं दिया है, पर संक्षेप में संकेतों में जो ब्यौरा दिया है कि आखिर FL10AB लाइसेंस क्या और इससे कैसे घोटाला। तो इसको समझने के लिए पहले ये जान लीजिए कि FL10 लाइसेंस जो अस्तित्व में आया 2020-21 में आया, उसके पहले कैसे होता था। तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि FL10AB लाइसेंस से कौन सा घोटाला हुआ। 2020-21 के पहले होता यह था कि जो विदेशी शराब की जो निर्माता कंपनियां, उनके जो सप्लायर हैं, उससे बेवरेज कॉरपोरेशन सीधे शराब लेता था। शराब लेने के बाद उसमें टैक्स जोड़ देता था। टैक्स जोड़ने के बाद वो शराब दुकानों में पहुंचती थी शराबें, और वो फुटकरें बिक्री होती थी। जो लाभ आता था वो सरकार के खजाने में जाता था। ये जो FL10AB लाइसेंस बना, इसको जो मंजूरी दी गई, इसको मंजूरी देने का निहितार्थ ही ये था कि ये जो विदेशी शराब बनाने वाली कंपनियों के सप्लायर हैं, इनसे दरअसल पहले नकदी कमीशन मांगा गया कि आप हमें नकदी कमीशन दे दीजिए, तो आपकी जो शराब है वो छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में अवेलेबल होंगी, वरना इसमें दिक्कत जाएगी। बड़ी कंपनियां होती हैं, ये सहमत नहीं हुई। बहुत सारी कंपनियां तैयार नहीं हुई। तो फिर इसको व्यवस्थित करने के लिए कि ठीक है, कंपनियां नहीं देती हैं तो इसमें और क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि आय अर्जित हो जाए, तो सिंडिकेट ने ये व्यवस्था अपनाई कि FL10AB लाइसेंस की नीति अस्तित्व में आई छत्तीसगढ़ में। अब इससे ये हो रहा था कि जो विदेशी शराब कंपनियों के सप्लायर हैं, उससे जो ब्रेवरेज कॉरपोरेशन है वो हट गया किनारे। इन FL10A के जो लाइसेंसधारी थे, जो कि 3 थे, इनको ये जिम्मा मिला कि अब ये सीधे डील करेंगे इन सप्लायर से, जो बड़ी विदेशी शराब कंपनियां हैं, उनके सप्लायर, उनसे ये शराब की खरीदी करेंगे। और शराब की खरीदी करने के बाद मार्केटिंग कॉरपोरेशन है उसको बेचेंगे। शराब वहां से खरीदेंगे सप्लायर से, बड़ी शराब कंपनियों के, और उसके बाद 2 दुकानों में पहुंचेगी और दुकानों से फिर बिक्री होगी। तो ये जो प्रक्रिया थी, FL10A लाइसेंस होल्डर जो थे, इन्होंने ये किया कि जब सप्लायर से, यानी बड़ी विदेशी शराब कंपनियों के सप्लायर से जब शराब को खरीदा गया तो उसमें 10% का मार्जिन जोड़ दिया गया, और मार्जिन जोड़ने के बाद उसको बेचा गया। तो ये जो 10% की मार्जिन थी, ये बहुत हैंडसम अमाउंट हो जाती थी, और इस हैंडसम अमाउंट का बंटवारा 2 हिस्सों में होता था। जो एक तो ये सिंडिकेट को जाता था, और दूसरा उन 3 कंपनियों के शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, या हिडन जो भी उसमें लोग थे, उन तक ये पहुंचता था। तो ये FL10 का मसला है। FL10 लाइसेंस जो है A और B, जो बहुत चर्चाओं में भी रहा, मगर उसका विस्तार या वो क्या है, किस तरीके से वो खेल होता था, ये समझ नहीं आता था लोगों को। तो ये समझ लीजिए कि FL10A लाइसेंस जो है, B लाइसेंस जो है, वो इसलिए बनाया गया। अब इसमें वे सज्जन जिनका मैं पहले नाम ले रहा था, जिनके संबंध में अभियोग पत्र है, ये उस FL10A लाइसेंस के जो 3 कंपनियां मैंने बताई जिन्हें छत्तीसगढ़ में मिला था, उनके डायरेक्टर्स थे। इसमें विजय भाटिया का भी नाम है, बल्कि बहुत प्रमुख रूप से नाम है। बहुत विस्तृत ब्यौरा है इस अभियोग पत्र में, रहेगा ही, क्योंकि चार्जशीट या जो पूरक चालान है वो इन्हीं के संबंध में है। तो एसीबी ये बता रही है कोर्ट को कि जो एक कंपनी थी ओम ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी थी नेक्स्ट जेन पावर एनर्जी टेक प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अलावा तीसरी कंपनी थी दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड।
3 कंपनियां जिन्हें FL10A का लाइसेंस मिला था। जैसा कि मैंने बताया, ये शराब कंपनियों से सीधे बात करती हैं। अब ये जो विजय भाटिया जी हैं, विजय भाटिया का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है, इतनी प्रमुखता से क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे विषय ये है कि विजय भाटिया जी वे सज्जन शिरोमणि हैं जिन्हें भूपेश बघेल के सबसे करीबी व्यवसायिक मित्रों में गिना जाता है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तब भी, उसके पहले भी, उसके बाद भी विजय भाटिया लगातार साथ दिखते रहे हैं, कई मौकों पे, कई अवसरों पे। इसलिए विजय भाटिया हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। तो विजय भाटिया जी को लेकर एसीबी ये कहती है कि जो साईं ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड था, पहली कंपनी जिसका मैंने नाम बताया आपको, जिसमें अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा जिसके होल्डर थे, उसमें बतौर डायरेक्टर विजय भाटिया हिडन डायरेक्टर थे, छुपे हुए लाभार्थी, ऐसा एसीबी कह रही है। एसीबी का दावा है उनकी विवेचना के आधार पे कि जो लाभ अर्जित होता था, याद रखिएगा 10% का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाता था, वो जो लाभ होता था उसका 60% हिस्सा सिंडिकेट को जाता था और बचे 40% हिस्से में से 52% विजय भाटिया को मिलता था। अब ये विजय भाटिया को जो 52% हिस्सा मिलता था, 40% में से 52%, वो कितना होता था, तो एसीबी उसका काउंट कर रही है कि करीब 16 खातों की उन्होंने पहचान की और विजय भाटिया को उससे 14 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए का जो हिसाब किताब है वो नेक्स्ट जेन पावर इंजीटेक लिमिटेड को लेकर है, ये भी एसीबी ने दिया है। तो ये था FL10AB लाइसेंस, और FL10AB लाइसेंस में विजय भाटिया समेत अन्य लोगों की जो भूमिका थी वो। अब इसमें जो मैं शुरू में भूमिका बता रहा था कि कैबिनेट का जिक्र आया है पहली बार, इसके निहितार्थ क्या हैं वो आपको आगे बता देता हूँ। अच्छी भली नीति थी, ब्रेवरेज कारपोरेशन विदेशी शराब कंपनियों के सप्लायर से शराब खरीदता, उसमें टैक्स जोड़ता, टैक्स जोड़ने के बाद शराब दुकानों में शराब जाती, वहाँ से फुटकरें बिक्री होती, जो भी लाभ था सरकार के खजाने में जा रहा था, मगर इससे सिंडिकेट को लाभ कुछ हो नहीं रहा था। तो ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये थी कि एक नीति बना दी जाए, अपने लोगों को उसमें सेट कर दिया जाए। ब्रेवरेज कारपोरेशन परचेस कर रहा था, तो ब्रेवरेज कारपोरेशन को हटा के एक नई व्यवस्था बनाओ जिसका नाम दे दिया गया FL10AB लाइसेंस प्रक्रिया, जिससे कि जैसा मैंने आपको बताया कि 10% का मार्जिन लेके फिर वो शराब दुकानों में पहुंचने लगी शराब। ये नीति को ही बदलना था। तो ये नीति कैसे बदलती? ये नीति ऐसे बदलती कि कैबिनेट इसको पारित कर देती, और इसी बात का जिक्र एसीबी के इस चार्जशीट में है कि ये सिंडिकेट इतना प्रभावशाली था कि इसने कैबिनेट से नीति बदलवा दी। कैबिनेट का याद रखिएगा जिक्र पहली बार इतने स्पष्ट रूप में आया है। जिन शब्दों के साथ एसीबी ने कोर्ट को इस बारे में बताया है बहुत गौरतलब है, मैं उसे पढ़ रहा हूं। सिंडिकेट के सदस्यों ने उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रभाव और षड्यंत्र के तहत राजकोष में हानि के साथ साथ निजी व्यक्तियों, एजेंसियों को फायदा पहुंचाने वाली इस व्यवस्था को बिना विहित प्रक्रिया का पालन किए और अन्य शासकीय कार्य संचालन नियमों को दरकिनार करते हुए इस नई आबकारी नीति को वर्ष 2020-21 में कैबिनेट से मंजूरी दिलवाकर छत्तीसगढ़ में पहली बार कार्य रूप में लाया। यूं आप इसको पढ़ेंगे तो सामान्य सी लाइन है कि भाई नीति को बदल दिया। अब आबकारी घोटाले के फ्लैशबैक को देखिए, जानिए, समझिए। एजेंसी ईडी हो, एजेंसी एसीबी हो, वो अब तक हमेशा एक बात कहते आई है कि ये एक सिंडिकेट था। सिंडिकेट के किंग पिन अनवर ढेबर इतने प्रभावशाली थे कि वो आबकारी विभाग, आबकारी नीति सब कुछ बदल देते थे, इतने प्रभावशाली थे। तो ये ताकत उनको कैसे मिलती थी? एजेंसियां कहती हैं ये ताकत उनको अनिल टुटेजा जी से मिलती थी। अनिल टुटेजा जी तत्कालीन राज्य के प्रमुख, बेहद प्रभावशाली व्यक्ति के बेहद करीबी थे। इस कारण उनके पास बहुत शक्तियां थीं, अनुपातहीन शक्तियां थीं। वो शक्तियों का इस्तेमाल अनवर करते थे और इसीलिए नीतियां बदल गईं। आबकारी विभाग में जिसको चाहे उसकी पोस्टिंग हो जाती थी, वगैरह वगैरह। अब इस मामले में गिरफ्तारी अभी तक किसकी हुई है? बहुत सारे जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, मगर कवासी लखमा की भी गिरफ्तारी हुई है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी क्यों हुई है? क्योंकि वो आबकारी मंत्री थे। एजेंसी का आरोप है कि जो कुछ भी हुआ, जो भी गड़बड़ घोटाला हुआ, उसमें आबकारी मंत्री की सहभागिता थी, सहमति थी। उन्होंने घोटाले के दौरान 72 करोड़ रुपए की आय अर्जित की, अपराध से सृजित आय। ईडी ने उनको अरेस्ट किया।
अब यहाँ पे विषय एसीबी ने क्या लाया है, कैबिनेट किस स्वरूप में लाया है। बोले नीति का परिवर्तन हुआ है तो नीति बदलने का अधिकार तो कैबिनेट को था, मगर ये सिर्फ इतनी ही लाइन है क्या, इसके इतने ही संकेत निकालने चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चालान में अभियोग को लेकर, आरोप को लेकर अभियोजन जो पूरी कथा बता रहा है, फिर वो ईडी हो एसीबी हो, नाम स्पष्ट रूप से नहीं आता कभी भी, मगर सारे इशारे भूपेश बघेल की ओर जाते हैं, बड़े स्पष्ट रूप से जाते हैं। शब्दों का आवरण चाहे जो हो, मगर वो निशाने पर भूपेश बघेल जी आ जाते हैं। ये जो कैबिनेट का जिक्र आया है, इसमें जो इसके साथ जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रभाव, षड्यंत्र के तहत राजकोष में हानि के साथ साथ निजी व्यक्तियों एजेंसियों को फायदा पहुंचाने वाली इस व्यवस्था को बिना विहित प्रक्रिया के पालन और अन्य शासकीय कार्य संचालन नियमों को दरकिनार करते हुए कैबिनेट से मंजूरी दिला दी गई। आबकारी मंत्री साहब तो पहले ही अंदर हैं, फिर इतना प्रभावशाली कौन होगा? कौन जो कैबिनेट में ये प्रस्ताव ले आए और उसके बाद नियम बन जाए? जाहिर सी बात है, जिन्हें राजनीति की थोड़ी भी समझ है, जो बहुत कुछ चीज़ों को जान समझ रहे हैं, उन्हें अच्छे से याद होगा कि कई फैसलों में सहमति नहीं होती थी, लेकिन ये भूपेश थे, अपने दम पे बहुत सारे निर्णय अपने प्रभाव में बहुत कुछ करा गए। यूं बहुत सामान्य से शब्द हैं, मगर इन सामान्य से शब्दों में बहुत गहरे अर्थ आशंकाओं से भरे हुए हैं। मगर इन आशंकाओं को, इनका मूर्त रूप कब निकलता है, कैसे निकलता है, किस वक्त निकलता है, किस स्वरूप में निकलता है, इसमें अभी फिलहाल तो कम से कम, जबकि ये खबर आपके सामने मैं लाया हूँ, वक्त है, पर ये वक्त बहुत लंबा होगा। इसकी आशंकाएं बेहद, बल्कि इसे यूं कहना चाहिए कि वक्त बहुत लंबा होगा, इसकी संभावनाएं कम हैं। आशंका यही है कि वक्त बहुत जल्दी आएगा और संभवतः भूपेश गंभीर कानूनी परेशानी में उलझ जाएंगे। यूं आप भूपेश बघेल की कोर्ट में सक्रियता को देखें जो उनके वकीलों की है, तो इससे संकेत मिलता है कि खुद भूपेश बघेल इस बात से बहुत मुकम्मल वाकिफ हैं। मगर गौरतलब ये है कि बहुत तेजी के साथ एसीबी ने कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। तो महत्वपूर्ण एक सूचना थी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी का अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए